भी आ सकते हैं, आखिरी पेज पे भी कर सकते हैं। अब आपको टॉपिक क्या दिया गया है? एक्सपोजिटरी एसे। हम एक्सपोजिटरी एसे कर रहे हैं। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है सिंपली एक्सप्लेन करना। एक्सपोजिटरी एसे मींस टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स, कि आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर। सो यहां पे एक एक्सपोजिटरी टॉपिक आपको दिया गया है। वो एक्सपोजिटरी टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। अब आपने जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग इस पे की है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये जो मेथड है ये कहलाता है माइंड मैप। क्या आपने ये एक मैप बनाया, नक्शा बनाया, कोई स्पाइडर वेब भी इसको कहते हैं, माइंड मैप भी कहते हैं। यानी जो आइडियाज आपके जहन में तूफान की तरह आ रहे हैं, आपने वो यहां पे लिख ली। जो भी आइडियाज आपके जहन में फौरी तौर पे इस टॉपिक को देखते साथ ही आए। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स आपके सामने जनाब एक तरफ आ रहा है वीकेंड इम्यून सिस्टम, कि आपका इम्यून सिस्टम वीक करता है। दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग पे असर डालता है। तीसरी तरफ फैमिली प्रेशर्स। चौथी तरफ लंग्स डिजीजेस, देन मेमोरी लॉस, वल्नरेबिलिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अब देखिए, मैंने मेमोरी लॉस के साथ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लिख दिया है, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, मगर मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं और मेरे जहन में ये फौरी तौर पे आइडियाज आ रहे हैं, तो मैंने इनको फौरी तौर पे लिख लिए। ऑर्डर में बाद में लेके आऊंगा, अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूं। देन कम्स एडिक्शन, देन कम्स एथिकल कंडक्ट, देन कम्स एंजाइटी, इन्फेक्शंस पैदा करता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स में। देन कम्स आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, and then comes increased pleasure. He's prone to taking pleasure, and definitely he neglects the responsibilities. So these are all the harmful effects of drugs. So dear student, this is one method of brainstorming which we call mind map. यानी मेरे जहन में जो भी आइडियाज आए वो फौरी तौर पे मैंने एक जगह पे लिख लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग से अगली स्टेज आती है आपके प्रॉपर आउटलाइंस की, और आपको अरेंज करना बहुत जरूरी है। सो यहां पे ये सारे आइडियाज रैंडम आइडियाज थे, मगर रेलेवेंट आइडियाज थे, मैंने लिख लिए। रैंडम थे मगर रेलेवेंट। तो ये रफ प्लान है, ये एक रफ प्लान है। जो कुछ है मैंने कागज पे लिख लिया। सवेरा कोई फर्क नहीं है ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग में। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बेटा मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो इस तरह का स्पाइडर वेब बना दें, माइंड मैप बना दें, या फ्लो चार्ट बना दें, या टेबल यानी कि लाइंस ड्रॉ कर दें। मैं आपको सारे मेथड्स दिखा रहा हूं। अच्छा जी, अब बेटा आउटलाइन की स्टेज में। आउटलाइन की स्टेज। अब देखिए, ये जिस इंटरनेशनल बुक का मैं आपको हवाला दे रहा हूं, इसके अंदर ये आपको सजेस्ट क्या कर। One of the many outlines possible for the written communication can involve paragraphs arranged according to themes. कि आउटलाइन के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो भाई कोई एक तरीका नहीं है, बेशुमार तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो सबसे मौजू है वो क्या है, कि पैराग्राफ को अरेंज कर लें थीम्स के हिसाब से। और देखें ये राइटर एंड में क्या कर रहा है, पोस्टस्क्रिप्ट, देयर में बी अदर वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सिर्फ यही तरीका नहीं हो सकता, मुख्तलिफ और भी तरीके हो सकते हैं। यानी कि जो बेहतर तरीकों में से है वो ये एक तरीका है कि आप अपनी आउटलाइंस को थीम्स के हिसाब से अरेंज कर लें। अब थीम्स बेटा क्या है, इसने तीन मेजर थीम्स में आपके इस टॉपिक को डिवाइड किया। टॉपिक क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। पहला थीम क्या है, हेल्थ कंसर्न। दूसरा थीम क्या है, साइकोलॉजिकल कंसर्न्स। और तीसरा थीम क्या है, सोशल कंसर्न्स। अब हेल्थ कंसर्न्स में सिर्फ हेल्थ रेलिवेंट बातें लिख रहा है। अब पिछली स्लाइड में इसने क्या लिखा था जी, हेल्थ रेलिवेंट, लंग्स डिजीजेज आ जाती हैं जी, हेल्थ रेलिवेंट है ये। ठीक है जी, आपका इसके साथ जी हेल्थ रेलिवेंट इन्फेक्शंस आ जाती हैं, हेल्थ रेलिवेंट उसकी बात कर रहा है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये सारी हेल्थ रेलिवेंट बातें इसने प्रॉपर ऑर्डर में यहां पे लिख दी। हेल्थ कंसर्न्स में इसने प्रॉपर थीम के हिसाब से अरेंज किया। दिस इज व्हाट वी कॉल कोहिरेंस। ये होती है गुफ्तगू में रवानी। आप ये नहीं कहते यार ये आदमी बेरब्त गुफ्तगू कर रहा है, कि इसकी गुफ्तगू में कोई कनेक्शन ही नहीं है। शुरू आर्मीनिया से होता है, जाके निकलता है ये युगांडा से। आप कहेंगे यार इसमें कनेक्शन क्या है। गुफ्तगू में रब्त होना चाहिए, कोहिरेंस। तो इसने हेल्थ कंसर्न्स पे सिर्फ हेल्थ रेलिवेंट बातें, वही पॉइंट्स ऐड किए।
ए, लंग्स डिजीजेस। डियर स्टूडेंट्स, जरा नोटिस करें लिखने का तरीका। हेल्थ कंसर्न्स के साथ 1 लिखा है नंबर में, और उसके बाद लिखा है ABC। एक तरीका आउटलाइंस तो लिखने का ये, ए इज लंग्स डिजीजेस। जिस वक्त बात सिर्फ चंद अल्फाज से बयान की जा सकती हो तो पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि सेंटेंस लिखना गलत नहीं है, लिखने को ऐसे भी लिखा जा सकता था, इट कॉजेज लंग्स डिजीजेस। मगर यहां पे ये जो दो वर्ड है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लंग्स डिजीजेस। जी बेटा, आउटलाइन के नीचे नंबर ऑफ सब हेडिंग जो है वो थ्रू आउट सेम रखनी चाहिए, मगर एक आध ज्यादा या कम हो सकती है। ये जरूरी नहीं है, एक आध ज्यादा या कम हो सकती है। अच्छा जी, दूसरी सब हेडिंग इन्फेक्शंस। अब इस पे वो एक पैराग्राफ लिखेगा, ये एक ही पैराग्राफ। एक पैराग्राफ का मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस क्या है? हेल्थ कंसर्न्स। और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या है? सब आइडियाज क्या है? लंग्स डिजीजेस, इन्फेक्शंस एंड वीकर इम्यून सिस्टम। जी बेनतेहा, बिल्कुल मैं इस मेथड की तरफ भी आ रहा हूं। दूसरा थीम इसने कौन सा रखा है? साइकोलॉजिकल कंसर्न्स। यहां पे सब हेडिंग ज्यादा है इसके पास, इस पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन और सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स भी ज्यादा हैं। कौन से जनाब साइकोलॉजिकल कंसर्न्स है? एंजाइटी। जब एक वर्ड से काम बन रहा हो तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि इट कॉजेज एंजाइटी। सिंपल लिख दे एंजाइटी, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जी जी बेटा, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग की हेडिंग देंगे ना, ये टाइटल तो लाजमी आपने लिखना है। मैं आ रहा हूं प्रॉपर आउटलाइंस की तरफ, फिक्र ना करें। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं थीम्स के हिसाब से आपने अरेंज कैसे कर। देन कम्स नंबर 3, सोशल कंसर्न्स। सोशल कंसर्न्स, अब यहां पे इसने सब कुछ ये बिखरा हुआ लिखा था। सोशल कंसर्न्स में एक तरफ फैमिली प्रेशर लिख रहा है, इतनी दूर इसने लिख दिया है निग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहां पे इसने एथिकल कंडक्ट लिख दिया है। सोशल कंसर्न में नीचे सोशल आइसोलेशन लिख दिया। यहां पे चीजें बिखरी हुई थी, मगर आपने एक जगह इकट्ठी करके लिख ली। मगर आउटलाइंस में आप इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डरली फैशन एक होगा। neglect of responsibilities, financial insecurity, isolations and pressures। नहीं सैयद मुजामिल, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। आउटलाइंस में फ्रेजेस भी हो सकती हैं, वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। मैं आपको ये दोनों वर्जन्स, हमारे जो क्वालिफायर्स हैं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं अभी आपको ये सारे वर्जन्स दिखाऊं। सो हम जाते हैं बेटा ऑथेंटिक रिसोर्स की तरफ। इसने क्या कहा है कि बेशुमार तरीके हैं आउटलाइंस लिखने के। देयर मे बी अदर वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। कोई वर्ड में नहीं लिख रहा, फ्रेज लिख रहा है, वो भी ठीक है। कोई सेंटेंस लिख रहा है, वो भी ठीक है। इसलिए इसने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि ये सारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस ही हैं। सो यहां पे बेहतर क्या है कि आप इसको थीम्स के हिसाब से अरेंज करें। ये बेटा आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेन स्टॉर्मिंग। और अब आपके सामने जो मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज वन ऑफ द सैंपल्स, जिसका टॉपिक क्या है? द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर राइजिंग मॉन्स्टर। Dear students, now we are coming towards the serious part. अब हम जरा सीरियस पार्ट की तरफ आ रहे हैं। बेसिक से अब हम जरा एडवांस लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइटिंग ऑफ द एसे। सबसे पहले जब ये टॉपिक आएगा मेरे सामने, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कॉलन, कॉलन का मतलब है जो है, विच इज अ राइजिंग मॉन्स्टर। मेरा ख्याल है जी कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस टॉपिक से इत्तेफाक ना करे कि ये जो आबादी बढ़ रही है, ये वाकई एक खौफनाक, एक उभरता हुआ देव है, एक उभरता हुआ खतरा है। इससे सब इत्तेफाक करेंगे। जी ना लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिखना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। मैंने ब्रेनस्टॉर्म पहले किया, अब देखिए मेरे जहन में आइडियाज था कि जनाब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है तो राइजिंग मॉन्स्टर है। राइजिंग मॉन्स्टर है तो कैसे है राइजिंग मॉन्स्टर? डियर स्टूडेंट, मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये बताएं कि ये जो टॉपिक है कौन सा क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है? व्हाट, व्हाई और हाउ। राइजिंग मॉन्स्टर है तो कैसे है? राइजिंग मॉन्स्टर है तो यहां पे दोनों चीजें आ रही हैं बेटा, व्हाई एंड हाउ। क्यों है और कैसे है, दोनों आ रहे हैं। व्हाई एंड हाउ, क्यों है और कैसे है।
जी हुमा, बिल्कुल सही कहा आपने, वाई एंड हाउ। सो यहां पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे एक्सप्लेन करना है कि बेटा राइजिंग मॉन्स्टर है तो क्यों, क्यों इसे राइजिंग मॉन्स्टर कह रहे हैं, हाउ, अगर तो सोल्यूशन इसका बयान करना है तो मैं उसकी तरफ भी जा सकता, सिंपल एक्सप्लेन करना है। जनाब ये कैसे है राइजिंग मॉन्स्टर, क्यों है राइजिंग मॉन्स्टर, क्योंकि इसकी वजह से रिसोर्सेज हर रोज कम होती जा रही हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ब्रेनस्टॉर्म अब देखे कर रहा हूं मैंने यहां पे, सिंपल जो है माइंड मैपिंग की टेक्निक इस्तेमाल की है, और इसके अंदर मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया है कि रिसोर्सेज कौन सी, वाटर, फूड, लैंड, एनर्जी। इसके अलावा भी रिसोर्सेज होंगी मगर मेरे पास एसए में इतना टाइम नहीं है। पीएमएस में 2 घंटे है, सीएसएस में 3 आवर्स है। 15 मिनट तो मैं पहले ही टॉपिक सिलेक्शन में इस्तेमाल कर चुका हूं। 15 मिनट में यहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइनिंग में लगा। रेस्टोरेंट टाइम का ध्यान रखिए। सो रिसोर्सेज कौन सी कम हो रही हैं, वाटर, फूड, लैंड एंड एनर्जी, ये रिसोर्सेज कम हो रही है। एनर्जी को इंक्लूड करना है या नहीं, मैंने आउटलाइंस में, ये अभी सवाल है। 3 को तो मैं कम से कम इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, 12 लिख मैंने लिए। दूसरा, वाई इज इट अ राइजिंग मॉन्स्टर, हाउ इट बिकम्स अ राइजिंग मॉन्स्टर, बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इवल्स दैट इट क्रिएट्स। क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक इवल्स हैं जो कि पैदा कर रहा है। जी बेटा, आउटलाइंस में जो पॉइंट ऐड करेंगे उन्हीं के पैराग्राफ बनाएंगे। अभी सैयद मुजम्मिल मैंने आउटलाइन बनाना शुरू नहीं की। अभी बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं, यानी एक रफ स्केच बना रहा हूं कि क्या क्या मैं आउटलाइन में या ऐसे में ऐड मुझे करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक इवल्स कौन से हैं, वो तो 70-80 हैं। इसके अंदर सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट जो है ना वही डिसाइड किए हैं। कौन से, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लास डिफरेंस, सिर्फ मैंने यही डिसाइड किया। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एक राइजिंग मॉन्स्टर है। देन कम्स पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन, वाटर, एयर एंड नॉइज। इसके अलावा बाकी पोल्यूशन वो काइंड्स मैंने डिस्कस नहीं की। जी बेटा बिल्कुल किरण सही कह रहे हैं, डिजीजेस बिल्कुल करती हैं। आप इंक्लूड करें, मैंने नहीं किया, आपके नजदीक ये इंपॉर्टेंट होगा, जरूर करें। एंड देन मैनेजमेंट क्राइसिस, कौन सा मैनेजमेंट क्राइसिस, बस सिर्फ 2 को ही आइडेंटिफाई किया, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक। मैनेजमेंट क्राइसिस भी होता है, तो इसका मतलब है कि मैंने एक्सप्लेन क्या करना था कि इट इज अ राइजिंग मॉन्स्टर। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा था कि सर ये हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लिखना है या पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में लिखना है, तो मेरा आपसे सवाल है इस टॉपिक के मुतालिक, मुझे बताएं पॉपुलेशन कहां पे बढ़ रही है, वेस्ट में बढ़ रही है या ईस्ट में बढ़ रही है, फर्स्ट वर्ल्ड में बढ़ रही है या थर्ड वर्ल्ड में बढ़ रही है, ये अब आप मुझे बताएं। जी, ये आंसर है आपका। आपको ये टाइटल बताएगा कि आपने उसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लिखना है या नेशनल पर्सपेक्टिव में लिखना है। तो थर्ड वर्ल्ड में बेटा बेशुमार ममालिक आते हैं, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। तो क्या मैं सारे ममालिक के लिए लिखूंगा, सारे ममालिक के बारे में लिखूंगा, इतना टाइम और इतना मटेरियल मेरे पास है नहीं है। जी बिनतहा नैरो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे की डेफिनेशन क्या है, ऐसे की डेफिनेशन है शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड स्कोप, स्कोप बड़ा लिमिटेड है, नैरो डाउन करना पड़ेगा मुझे। सिर्फ मैं पाकिस्तान के मुतालिक लिखूंगा क्योंकि मेरा बेहतरीन नॉलेज पाकिस्तान से रेलिवेंट ही है। सो ये आपका टॉपिक आपको डिसाइड करके देगा कि इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव ज्यादा आना है या नेशनल पर्सपेक्टिव ज्यादा आना है। क्या ये डेवलप नेशन के लिए ज्यादा जरूरी है लिखना या अंडर डेवलप नेशंस के लिए ज्यादा जरूरी है लिखना, ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। जी बेटा, इंडिया थर्ड वर्ल्ड है, वहां पे टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट पे तो 4 मूवीज बना चुके हैं, वो थर्ड वर्ल्ड है। जहालत का गढ़ है, उसकी देख ले 50% आबादी अभी भी जाहिल ही है। फॉरेन रिजर्व ज्यादा होना वो तरक्की की अलामत नहीं होती। सो अब मेरे जहन क्लियर हो चुका है जी कि मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव ही बात करूंगा, क्योंकि ये मसाइल थर्ड वर्ल्ड में सब जगह ज्यादा है मगर मेरे नॉलेज में पाकिस्तान से रेलिवेंट ज्यादा।
जी बेटा दानिश, दी तो जा सकती है दूसरे ममालिक की एग्जांपल्स, मगर फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स और वो फिर लॉजिक कैसे दोगे यार? सिर्फ लिखना तो नहीं होता ना, साबित भी तो करना होता है, एक्सप्लेन भी तो करना होता है। अब आ जाओ बेटा जरा आउटलाइंस की तरफ। आउटलाइन, अब आउटलाइन में कैसे बनाऊं? आउटलाइन का एक मेथड है। सबसे पहले बेटा, जो इंटरनेशनल आउटलाइन का जो स्टाइल है मैं आपको वो शो कर देता हूँ, ताकि आपके जहन में क्लैरिटी रहे कि आप कौन सा मेथड किस किताब या किस रिसोर्स को रहनुमा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब है, और ये उसका एक पेज है, वेबसाइट पे मौजूद है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, www.cambridge.org। ऐसे स्ट्रक्चर एंड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पार्ट वन। जी, ऐसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बेटा फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में फर्क क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड होती है तरक्की याफ्ता, जैसे मगरब, यूरोप। थर्ड वर्ल्ड जो ये गैर तरक्की याफ्ते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये तीसरी दुनिया है। सेकंड वर्ल्ड हुआ करती थी, ये रशिया वगैरह होते थे, मगर वो रशिया टूट गया, इसलिए सेकंड वर्ल्ड अब आपको सुनने में नहीं मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, तरीकाकार देख लें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा इसका है हुक। हुक क्या होता है जी? ऐसी दिलचस्प बात जो रीडर की अटेंशन फौरी तौर पे कैप्चर कर ले, जो रीडर की अटेंशन फौरी तौर पे कैप्चर कर ले। ये हुक कोटेशन भी हो सकती है, एनेक्डोट कोई वाकया भी हो सकता है, जोक कोई लतीफा भी हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी बात आपके एस्से के टाइटल से मुतल्लिक, आपके मौजू से मुतल्लिक, जो पढ़ने वाले की तवज्जो फौरी तौर पे कैप्चर कर। और उसके बाद आप कुछ जर्नल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स देते हैं रिगार्डिंग दी टॉपिक, रिगार्डिंग दी टॉपिक ऑफ दी एसे, कि जनाब पॉपुलेशन बढ़ रही है, 20 साल पहले इतनी थी, अब इतनी होगी, अगले 20 साल में इतनी हो जाएगी। यानी आप बता रहे हैं कि मसला संगीन है। फिर उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने इस एसे में किस चीज पे बहस करनी है। सेम डियर स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का, जो वेस्ट का है, हम वही फॉलो करेंगे। सो आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट अब्रॉड टू कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी फॉर माय ट्रेनिंग्स, तो जब एसे राइटिंग की हमारी क्लास हुई, हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यार हमने तो पास किए हुए हैं, ये हमें क्यों सिखा रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि जनाब अली लिखिए, आपके ऐसे का एम क्या है, मकसद क्या है, थीसिस लिखिए, हम एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख रहे थे, ये हमसे क्या लिखवा रहे। उस वक्त हमें पता चला कि ऐसे राइटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है। थीसिस हमने लिखा था, मगर शायद इस टर्म से हम वाकिफ नहीं थे। हमने ऐसे लिखा जरूर था, मगर शायद इस आउटलाइन के प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम वाकिफ नहीं थे। सो ये फ्लूक शॉट्स चल जाती हैं, मगर बेहतर है कि आपकी नॉलेज और डायरेक्शन क्लियर हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आउटलाइंस मैं उसी टॉपिक की लिख रहा हूं। द टॉपिक इज राइजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विच इज द राइजिंग मॉन्स्टर, जो कि एक राइजिंग मॉन्स्टर है, विच इज अ राइजिंग मॉन्स्टर। आउटलाइंस में आप क्या लिख रहे हैं? नंबर वन, हुक या टेंशन ग्रैबर, यानी सबसे पहले आप वो बात करते हैं जो पढ़ने वाले की तवज्जो फौरी तौर पे कैप्चर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जर्नल स्टेटमेंट या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, और फिर बिल आखिर अपने असल मकसद की तरफ आते हैं, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, कि मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं इस पे, तो क्यों लिख रहा हूं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंशन ग्रैबर की, यानी कि जब ऐसे में मैं इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं अटेंशन ग्रैबर की टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। अटेंशन ग्रैबर क्या होता है या किन चीजों पे मुश्तमिल है? डियर स्टूडेंट, योर अटेंशन ग्रैबर, हम बात करें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका 200 या 250 वर्ड का होता है आम हालात में। 200 वर्ड का भी चलता है, 150 वर्ड का भी हो सकता है। अब जाहिर है पीएमएस में मैं 100 वर्ड का ही लिखूंगा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, क्योंकि 1500 वर्ड का ऐसे है। 2 घंटे में 1500 वर्ड भी नहीं होते, 1200 ही होते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, अल्लामा भी हो तो नहीं कर सकता। सीएसएस में जाहिर है 2000 वर्ड का ऐसे है, 2000 भी लिख लें 3 घंटे में, बड़ी अचीवमेंट होती है। हमारे स्टूडेंट्स तो इतना ही लिखते रहे, 1700 भी लिखा है उन्होंने।
तो उसमें जाहिर है 200 वर्ड का ही मैं इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखूंगा। इस पैराग्राफ को स्टार्ट में किससे करूंगा? टेंशन ग्रैबर से या हुक से? हुक क्या हो सकता है, टेंशन ग्रैबर क्या हो सकता है? यानी आपके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का पहला जुमला क्या होगा? ये एक कोटेशन हो सकती है। आपने अक्सर ऐसे पढ़े होंगे जो कि कोटेशन से स्टार्ट होते हैं। कोटेशन से कि जिन्ना साहब ने कहा है आबादी पे कंट्रोल करो वरना रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहा तो नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। सो करप्शन पे जिन्ना साहब ने कहा है कि करप्शन जो है ये कौमों को तबाही की तरफ ले गई थी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है। तो कोटेशन से आप अपना एसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोटेशन से। कोटेशन के अलावा दूसरा तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स? कोटेशन के अलावा दूसरा तरीका है इंसिडेंट, कोई वाक्या बयान करके। वाक्या, वाक्या क्या है जी? आप बयान कर सकते हैं कि एक दफा एक बूढ़ा शख्स मोबाइल मैकेनिक के पास जाता है और उससे कहता है मेरा मोबाइल ठीक कर दो। तो मोबाइल मैकेनिक बोलता है भाई आपके मोबाइल के साथ कोई मसला नहीं है, ये ठीक है। तो बूढ़ा शख्स कहता है फिर मेरे बच्चे मुझे फोन क्यों नहीं करते? फिर मेरे बच्चे मुझे फोन क्यों नहीं करते? तो जिस वक्त ऐसे आपको लिखने के लिए आएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है या बेन है, ब्लेसिंग है या कर्स है, और आप ये कह रहे होंगे कि ये कर्स है, तो आप ये शॉर्ट स्टोरी या अटेंशन ग्रैबर इस्तेमाल करेंगे कि जनाब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बाप भी बेटे से दूर हो गया कि मोबाइल फोन तो हाथ में है मगर उसे कॉल करने का एहसास या टाइम नहीं है। सो ये अटेंशन ग्रैबर एक स्टोरी भी हो सकती, कहानी भी हो सकती। सिमिलरली आपका अटेंशन ग्रैबर जरूरी नहीं है कि एक फर्जी कहानी हो, वो एक हकीकी कहानी भी हो सकती है। हकीकी कहानी की मिसाल मैं आपको पेश करूंगा। हमारे एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इस टॉपिक पे ये एस्से अटेम्प्ट किया था और उसने एक हकीकी कहानी का हवाला दिया। अटेंशन ग्रैबर बेटा बहुत काउंट करता है। आई होप आपके सामने ये उसका सैंपल एस्से शो हो रहा होगा। इट्स द टॉपिक वाज यू कैन टेल द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन बाय द विमेन बिहाइंड इट्स मैन। क्या आप किसी भी कौम की कुवत का अंदाजा लगा सकते हैं जिस वक्त आप देखते हैं कि उसके पीछे औरतों का किरदार क्या है। होल्ड ऑन बेटा, ये नोट्स, ये ऐसे आपके सामने विजिबल है। मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं। इज इट विजिबल? यू कैन टेल द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन बाय द विमेन बिहाइंड इट्स मैन। जी विजिबल है जी, अब विजिबल हो गया। अब देखिए इस पे इन्होंने अटेंशन ग्रैबर क्या लिखा है। टाइटल क्या था कि आप किसी कौम की अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी कुवत का अंदाजा लगा सकते हैं उन औरतों से जो बंदों की सपोर्ट में खड़ी होती हैं। अब देखिए जनाब, इनका टेंशन ग्रैबर है तो एक स्टोरी, मगर हकीकत में इंसिडेंट है। शुरू कैसे किया? द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बैरक ओबामा was having a meal in a restaurant with his wife मिशेल ओबामा। तो मिशेल ओबामा के साथ, बेगम के साथ प्रेसिडेंट जो है वो खाना खा रहे होते हैं। द ओनर ऑफ दैट रेस्टोरेंट वाज हैपन टू बी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ प्रेसिडेंट्स वाइफ। इसी दौरान ही इंकशाफ होता है कि उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो मिशेल ओबामा का पुराना दोस्त था। नोइंग दिस, जिस वक्त ओबामा को यह पता चलता है, ओबामा सेड टू हिज वाइफ, तो वो अपनी बीवी मिशेल ओबामा से कहता है दैट इफ शी हैड नॉट मैरिड हिम, कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई होती, बैरक ओबामा से ना हुई होती, यू वुड बी दी वाइफ ऑफ रेस्टोरेंट ओनर, तो आज तुम इस रेस्टोरेंट ओनर की मालिक होती। तो आज तुम इस रेस्टोरेंट ओनर के मालिक की बीवी होती। अपॉन दिस केम द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स ऑफ मिशेल। इस पे मिशेल एक तारीखी जवाब उसको देती है। शी रिप्लाइड, वो कहती है दैट इफ शी वर द वाइफ ऑफ रेस्टोरेंट ओनर, कि अगर मैं इस रेस्टोरेंट ओनर की वाइफ होती, ही वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मेरे मुकद्दर से आज ये होता, मैं इसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना देती जैसे तुम्हें मैंने बना दिया। Hence, the participation of women behind their men identifies the muscles of a nation. देखिए आपका टेंशन ग्रैबर आपके
टाइटल से रेलेवेंट होना चाहिए। तो चुनाचे विमेन का जो रोल है मर्द के पीछे, वो कौम को अजीम बनाता है, वो कौम को मजबूत बनाता है। The role of women in nation building starts at individual level and it continues throughout the national journey. Therefore, women, along with men, tells the success or failure of a nation. Dear student, this is what we call an attention grabber. ये attention grabber होता है। जो सवाल पूछे है उससे रेलेवेंट आप वाकया बयान करें, चाहे वो फिक्टिशियस स्टोरी हो, फिक्शनल स्टोरी हो या रियल स्टोरी हो। अटेंशन ग्रैबर डिसाइड कर देता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर आपको रैंक कर देता है, यार इसका पेपर जरा गौर से पढ़ना, ये हाई स्कोरर। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग एन एसे, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं जर्नल स्टेटमेंट्स की, यानी कि आम बातें जनरली, बाकी बातें भी तो करनी है। जनरल स्टेटमेंट्स में हम बताते हैं जनाब ये मसला है तो क्या है, क्यों है, क्या क्या हो सकता है। अब इन्होंने जनरल स्टेटमेंट्स क्या बयान की, मैं दोबारा, क्योंकि अभी नहीं कैसे खुल गया, इसी को दोबारा आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जनरल स्टेटमेंट्स इन्होंने क्या की, गुफ्तगू को आगे कैसे लेके गए। एनेक्डोट यहां पे खत्म हो गई थी दैट ही वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बेटा ये कंक्लूजन में स्टोरी नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको बता रहा हूं कि जहां से एस्से लिखना शुरू किया। अब कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट, आई होप आपके सामने जो है जी, एस्से के अंदर हेडिंग नहीं होती बेटा, जवाब एस्से के अंदर कोई हेडिंग नहीं होती, हेडिंग सिर्फ आपकी आउटलाइंस में। अच्छा जी, कुछ अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा है, जर्नल सेंटेंसेस दे रहा है, कौन से हैं। Hence the participation of women behind their men identifies the muscle of a nation. The role of woman in nation building starts at individual level, continues throughout the national level. रोल उसका इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है और नेशनल लेवल तक जाता है। Therefore, women along with men tells the success or failure of a nation. चुनाचे औरत की जो कंट्रीब्यूशन है, जो मर्द के साथ काम करती है, वो सक्सेस बयान करती है या नेशन का फेलियर का बायस बनती है। ये तमाम तर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या जर्नल स्टेटमेंट्स आप अटेंशन ग्रैबर के बाद मेंशन करते हैं। जर्नल स्टेटमेंट आफ्टर द अटेंशन ग्रैबर, और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आते हैं टुवर्ड्स द थीसिस स्टेटमेंट कि अगर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ये एसे लिख रहा हूं तो उसका मकसद क्या है। अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मकसद क्या है, मैं इसमें बताना क्या चाहता हूं, बयान क्या करना चाहता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। योर thesis statement is the last portion of your introductory paragraph. आपके इंट्रोडक्शन का जो आखिरी पोर्शन है वो आपका थीसिस होता है, जो 2 या 3 सेंटेंसेस का आप लिखते हैं। थीसिस को आप क्रक्स भी कहते हैं, पर्पस भी कहते हैं, एम भी कहते हैं। अब बेटा स्पेस ज्यादा या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो लिखा होना चाहिए वो शानदार लिखा होना चाहिए, दुरुस्त लिखा होना चाहिए। एसे ग्रैबर, जो ग्रैबर है वो एसे के स्टार्ट में आता है। जी तैयबा, बिल्कुल आप लिख सकते हैं ये आउटलाइंस, तो मैं आपको मुख्तलिफ सैंपल बयान कर रहा हूँ। इसके अंदर यही तो बताया था कि वो राइटर क्या कह रहा था, इंटरनेशनल राइटर के ऐसे आउटलाइन लिखने का ये एक तरीका है, बाकी तरीके भी ठीक है मगर उनमें से एक है, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। डिस्क्लेमर उसने पहले दिया, क्योंकि बाकी किताबों में आपको बाकी तरीके भी मिले। डियर स्टूडेंट, आपका ऐसे शुरू किससे हुआ था, आपका ऐसे शुरू हुआ था अटेंशन ग्रैबर से। अटेंशन ग्रैबर के बाद आपने कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी, यानी कि जनरल स्टेटमेंट्स लिखी, और उसके बाद अब आप आ रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। नाउ व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? रिमेंबर, थीसिस स्टेटमेंट इज द सोल ऑफ योर एसे, इट इज द क्रक्स ऑफ योर एसे। थीसिस का मकसद होता है कि इस एसे में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। जी रम, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी बेटा, बिल्कुल आपसे ये एंड में शेयर किया जाएगा। जैसे अभी अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, स्टूडेंट के सैंपल्स भी शेयर कर रहा हूं, अपना लेक्चर भी शेयर कर रहा हूं, कैसे हमारे स्टूडेंट्स हमारी गाइडलाइन फॉलो करते हैं और हाई स्कोरर होते हैं। इफ यू रिमेंबर कि हमारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो तलहा थे, वो ऑनलाइन सेशन के हमारे स्टूडेंट थे जिनकी फर्स्ट पोजीशन आई थी, डॉक्टर तलहा साहब की।
और उनका वीडियो क्लिप भी है जिसपे उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन सेशन मैंने नोवा का अटेंड किया, वन ऑफ द बेस्ट। सो यही चीजें, यही पैरामीटर्स आपने भी फॉलो करने, जो सारी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। एफपीएससी के भी यही सेम स्टैंडर्ड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन ग्रैबर के बाद आपने 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं जर्नल स्टेटमेंट, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के, और उसके बाद फाइनली आपने आना है थीसिस स्टेटमेंट पे। थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस क्या है कि मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं और इस ऐसे में आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आपके सामने कोई शख्स आता है, गुफ्तगू करता है, आप उसे कहते हैं रुको, तुम कहना क्या चाह रहे हो, इस गुफ्तगू का मकसद क्या है। सिर्फ मुझे तुमने बाराक ओबामा की कहानियां सुना दी, कहानी सुनाई है तो सुनाई क्यों है, साबित क्या करना चाहते हो। ये जो साबित मैं करना चाहता हूं इसे हम कहते हैं थीसिस। जो मैं साबित करना चाहता हूं, थैंक यू रन, गॉड ब्लेस यू, जो मैं साबित करना चाहता हूं इससे मैं कहता हूं थीसिस, कि मैंने साबित क्या करना है। थीसिस इज योर क्लेम, योर पर्पस एंड द क्रक्स ऑफ योर एसे। थीसिस इज द समरी ऑफ योर आउटलाइन, ये सारी आउटलाइन की समरी आपको बताता है। ये स्टूडेंट थीसिस क्या होता है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बड़ी सादा बात करूंगा, मगर एक ऑर्डरली फैशन में करूंगा। आपको बचपन में या हाई स्कूल में एक एस्से लिखने के लिए दिया जाता था, माई स्कूल, बेटा माई स्कूल पे एस्से लिखो। पहला जुमला याद करें क्या होता। आप पहले एम अपना वाजिया करते थे, ऑब्जेक्टिव वाजिया करते थे कि मैं अगर ये एस्से लिख रहा हूं या लिख रही हूं तो क्यों लिख रही हूं। आप थीसिस क्या डेवलप करते थे, माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल ऑफ द टाउन, कि मेरा स्कूल इस इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल है। सारे ऐसे में आप ये साबित करते थे कि बेहतरीन है तो कैसे है। नंबर 1, फैकल्टी बड़ी शानदार है, पढ़ी लिखी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मार नहीं प्यार, बात समझाते हैं। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल का बड़ा जबरदस्त है, प्रॉपर लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर टीचिंग एड्स हैं। थर्डली, हमारे स्कूल का रिजल्ट बड़ा आउटस्टैंडिंग है, हर बार बोर्ड की टॉप 10 पोजीशंस ले जाता है। फाइनली और आखिरी, मेरे पेरेंट्स भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, इसलिए ये इन तमाम वजूहात की वजह से ये बेस्ट स्कूल है। तो बेटा सारे ऐसे में आपने साबित क्या किया कि मेरा स्कूल बेस्ट है तो क्यों है और कैसे, वाई एंड हाउ। थीसिस इज द क्रक्स ऑफ योर एसे। थीसिस आपके एसे का क्रक्स होता है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, इट इज द बिग आइडिया। नहीं बेटा, ग्राफ ऐसे में आप ड्रॉ नहीं कर सकते, पैराग्राफ होता है ऐसे में। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में आप कर सकते हैं। हमें पूरे ऐसे में बिनतहा, आपने बिल्कुल सही किया, थीसिस को एक्सप्लेन या डिफेंड करना होता है। जाहिर है एक्सपोजिटरी में आप एक्सप्लेन करते हैं, आर्गुमेंट में आप डिफेंड करते हैं। सो थीसिस इज द बिग आइडिया, कि आपके ऐसे में बिग आइडिया क्या है। तो हमारे स्कूल में बिग आइडिया क्या था कि इट इज द बेस्ट स्कूल, ये बेस्ट स्कूल था। कई लोगों के लिए वर्स्ट स्कूल भी होगा कि जनाब सबसे वर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा, टीचर मारते भी थे, रिजल्ट भी नहीं अच्छा आता था, अच्छा बिल्डिंग्स थी नहीं, ना ग्राउंड थे ना कुछ भी नहीं था, एक घर में खुला हुआ था। मैं बताना क्या चाहता हूं, व्हाट इज द बिग आइडिया। इस बिग आइडिया को बेटा कहते हैं कंट्रोलिंग आइडिया, यानी आप उससे हट के कोई बात नहीं करते, उससे हट के आप कोई बात नहीं करते। तो थीसिस में आप तय करते हैं कि इस एस्से में मैं किस किस नुक्ते पे बहस करूं। So the big idea or controlling idea you want to present in an essay is expressed in a thesis statement. A thesis statement is often one sentence long. It states your point of view. बेटा मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, इट स्टेट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका नुक्ता नजर बताता है। देखें, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स में मैं कह रहा था एंजाइटी, आप में से कोई कह रहा था सुइसाइड, डायरेक्ट मैसेज मुझे आ रहा था। बिल्कुल हो सकता है जी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग में सुइसाइड होती है, मगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर बताएं। थीसिस में मैं तय करता हूं मैंने इस एस्से में किस किस थीम पे बहस करनी है। द थीसिस स्टेटमेंट इज नॉट द टॉपिक ऑफ द एस्से,
थीसिस स्टेटमेंट आपके एस्से का टॉपिक नहीं होता, बट रादर व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट टॉपिक एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू टेल द रीडर्स। थीसिस स्टेटमेंट में आप बताते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं इस टॉपिक के बारे में, और मेरे रीडर्स के नजदीक क्या जरूरी है जानना। इसका फैसला मैं करता हूं। क्यों? essay is a short composition, it has limited scope। चंद चीजें ही बताऊंगा जो जरूरी हैं रीडर्स के लिए जानना। डेफिनेशन की तरफ बेटा मैं दोबारा आ रहा हूं। जी शेख, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। अब यहां पे देखिए जरा, टॉपिक क्या मुझे टॉपिक ऐसे के लिए दिया गया है, म्यूजिक पायरेसी। अब मैंने थीसिस क्या इस पे लिखना है, द रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री फियर्स दैट सो कॉल्ड म्यूजिक पायरेसी विल डिमिनिश प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रॉय मार्केट्स, बट इट कैन नॉट बी मोर रॉन्ग। गलत नहीं है। अब देखिए थीसिस क्या है, मैं ऐसे में क्या लिख रहा हूं कि म्यूजिक पायरेसी का नुकसान क्या है। इससे प्रॉफिट जो है खत्म हो जाएंगे और मार्केट तबाह हो जाएगी। अब म्यूजिक पायरेसी के बारे में हो सकता है कोई दूसरा शख्स ये लिखे कि शुक्र है म्यूजिक पायरेसी है, सारी दुनिया में मेरी आवाज, सिंगर की आवाज पहुंच रही है, शुक्र है म्यूजिक पायरेसी है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। थीसिस मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। अगेन आपको टॉपिक दिया जाता है, ई बुक्स एंड ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स आर इंक्रीजिंग शेयर ऑफ देयर मार्केट, के अभी ई बुक्स और ऑनलाइन न्यूज़पेपर मार्केट में फैलते चले जा रहे हैं। अब ये फैसला मैंने करना है कि मैंने क्या बताना है, कि अगर ये फैल रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होगा। ई बुक्स एंड ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स विल ब्रिंग एन एंड टू प्रिंट मीडिया एज वी नो इट। मैंने ध्यान दिया जनाब कि मैं अपने ऐसे में यही बताऊंगा कि प्रिंट मीडिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरह ये बढ़ रहा है नुकसान इसका यही है। थीसिस में मैं ये बयान करता हूं कि मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं। दिस इज द पर्पस, दिस इज द कंट्रोलिंग आइडिया। थीसिस में मैं अपने आइडिया को एक कंट्रोल दे देता हूं, एक उसके लिए हद मुकर्रर कर देता हूं कि वो इस हद से आगे नहीं जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टुवर्ड्स द प्रीवियस टॉपिक, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर राइजिंग मॉन्स्टर। जी बिनतेहा आपका थीसिस बिल्कुल ठीक है। जी बेटा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप देख लें आउटलाइन का जो फॉर्मेट मैंने आपसे शेयर किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का, उसके अंदर थीसिस लिखा हुआ था, ये वर्ड ये आपने लिखना है। दोबारा से आउटलाइंस की तरफ आए। थीसिस मैंने क्या लिखा है, नो डाउट इट इज अ राइजिंग मॉन्स्टर, कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ये राइजिंग मॉन्स्टर है, नो डाउट। मेरे ऐसे का टॉपिक क्या था, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अ राइजिंग मॉन्स्टर। मैं इससे इत्तेफाक कर रहा हूं जनाब, बिल्कुल सच है। नो डाउट इट इज अ राइजिंग मॉन्स्टर एज इट लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहले से ही अपनी डायरेक्शन वाजिया कर दी, क्योंकि ये पैदा करती है क्या, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये पैदा करती है सोशियो इकोनॉमिक इवल्स, ये पैदा करती है पोल्यूशन। ये राइजिंग मॉन्स्टर है क्योंकि इसकी वजह से मैनेजमेंट क्राइसिस भी होता है। इसके अलावा मैं किसी और चीज पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा ऐसे ये कंट्रोलिंग आइडिया, ये मेरे ऐसे का मकसद है, सिर्फ इन्हीं थीम्स पे मैंने डिस्कशन करनी है। नो डाउट इट इज अ राइजिंग मॉन्स्टर एज इट लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, environmental hazards and serious management crisis, and serious management crisis। पर्सनल प्रोनाउन बेटा अवॉइड किया करें, पर्सनल प्रोनाउन बेटा अवॉइड किया करें। मैंने अपने थीसिस में सिर्फ और सिर्फ यही बात लिखनी है कि राइजिंग मॉन्स्टर रिसोर्सेज की कमी का बायस बनता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा करता है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और सीरियस मैनेजमेंट क्राइसिस। कहां पे, इन थर्ड वर्ल्ड, स्पेसिफिकली पाकिस्तान। मैंने थीसिस में पहले से ही मकसद तय कर लिया कि थर्ड वर्ल्ड से रेलेवेंट बात करूंगा और खास तौर पे पाकिस्तान से रेलेवेंट।
अब बेटा हम CSS essay की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी सी चीजें जो है ना अब मुश्किल होना शुरू हो गई। आसानी से मुश्किल का सफर आपने ये तय करना है। डियर स्टूडेंट, इज दैट थीसिस क्लियर? इस ऐसे में हमने यही बात करनी है, इसके अलावा और कोई बात नहीं करनी है। दैट क्लियर? इसके बारे में कोई कंफ्यूजन? ये आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की आउटलाइंस है। यानी इंट्रोडक्शन का मैंने एक पैराग्राफ जो 200 वर्ड का लिखना है, उसके अंदर पहली बात में लिखूंगा अटेंशन ग्रैबर, दूसरी बात में लिखूंगा बैकग्राउंड या जनरल स्टेटमेंट्स, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो आखिरी बात हो रही होगी या आखिरी सेंटेंस होगा वो होगा मेरा थीसिस स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? यस। ये यूज्ड वर्ड्स क्या होते हैं, मुझे समझ नहीं आई। जी जी बिल्कुल, यस। थीसिस स्टेटमेंट इज अबाउट व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हाउ तो नहीं है इसमें शेख मोहम्मद बिलाल। व्हाट एंड व्हाई जरूर है, हाउ नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन उसने डिमांड नहीं की है। वो मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है, थोड़े बहुत दूंगा जरूर। जी जी 100% बेटा। आमना बिल्कुल सेम वर्ड्स यूज करने हैं जो हेडिंग ऐसे में यूज करेंगे आप, सेम वर्ड्स थीसिस स्टेटमेंट में यूज करने हैं। ये समरी है आपकी आउटलाइन की। थीसिस क्या होता है? ये सारे आउटलाइन का क्रक्स है, समरी है। हमजा याद रखें, अगर तो आपका तैयार शुदा टॉपिक आ जाता है ना तो आप उस पर 3,000 वर्ड्स भी लिख लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, 2,000 वर्ड से ऊपर कोई भी नहीं लिख सकता, चाहे कितना फिलोसफर क्यों ना। और असूल क्या है? इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज ऑलवेज द क्वालिटी। बेटा आउटलाइन में हेडिंग होती है, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हेडिंग नहीं होती। जहरा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट तमाम एसेस का जर्नली ऐसे ही होता है, जर्नली ऐसे ही होता है। जी जी बिल्कुल, थीसिस स्टेटमेंट आपने आउटलाइन के अंदर लिखनी है, लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे आइए जी। आउटलाइन वर्ड में काउंट नहीं होती, आउटलाइन वर्ड में काउंट नहीं होती। अब आ जाए बेटा मेन बॉडी की तरफ, मेन बॉडी। सो अगेन, इंट्रोडक्शन की आउटलाइन होगी, अब हमारे मेन बॉडी यानी बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ। मेन बॉडी, मेन बॉडी में अब मैंने बताना है कि भाई क्यों इसे राइजिंग मॉन्स्टर समझा जाता है, कहा जाता है। ये जो मेन बॉडी है एस्से का 60 से 70% हिस्सा होगी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सिर्फ 10% होता है आपके एस्से का, और मेन बॉडी जो है ये 60 से 70% होता है आपके एस्से का। बेटा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लास्ट चीज थीसिस होगी। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लास्ट चीज थीसिस होती है। जी शेख मोहम्मद, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ जी। तैयबा, आपने मुझसे पता नहीं क्या सवाल पूछा था, वो शायद पीछे ही रह गया। अ, दोबारा से आप पूछ लें। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट, अब आप देखें मैंने यहाँ पे थीसिस में क्या तय किया। नंबर एक, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज की कमी का बायस बनता है। मेन बॉडी में मेरा पहला पैराग्राफ होगा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का, कि रिसोर्सेज की कमी कैसे है। बेटा ये मैं अभी आउटलाइंस डिस्कस कर रहा हूं, ये अभी आउटलाइन में आप लिख रहे हैं, यानी पैराग्राफ में कैसे लिखना है मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं। जी मिसेस नदीम, मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ। जी है ना हानिया, बिल्कुल आपने सही समझा। जो एक्सप्लेनेशन और आर्गुमेंट्स देने हैं उनका थोड़ा सा मुख्तसर जिक्र आपने मेन बॉडी में करना है। थीसिस स्टेटमेंट किन्जा इंट्रोडक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है, इससे अलग नहीं आता, कॉन्टिन्यूटी है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की। जी मेन बॉडी में थीसिस स्टेटमेंट में जनाब जो मैंने थीम्स बयान किए थे मेन बॉडी में, उसको
थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी तक हम आउटलाइंस ही कर रहे हैं। जी, जनरल स्टेटमेंट बैकग्राउंड कैसे लिखनी है, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। सो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कौन सी जनाब? वाटर, गैस, एनर्जी, लैंड, फूड क्राइसिस। एनर्जी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं जी, मैंने ऊपर भी काट दिया था, बस यही बात करूंगा कि कौन सी रिसोर्सेज की कमी का बाइस बन रहे हैं। वाटर, गैस, लैंड एंड फूड क्राइसिस। मेरे थीसिस में दूसरा थीम क्या था? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये पैदा कर रहा है। मेन बॉडी में मेरा दूसरा पैराग्राफ होगा कि कौन से सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पैदा कर रहा है। इंक्रीजिंग पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्लास डिफरेंस। थीसिस में मेरा तीसरा थीम क्या था? इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, के पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स कौन से? पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सट्रीम वेदर। और थीसिस में मैंने ये फैसला किया था कि मेरे हिस्से में बहस किस पे होगी कि राइजिंग पॉपुलेशन, ये राइजिंग मॉन्स्टर है क्योंकि ये पैदा हो रही है, कर रही है सीरियस मैनेजमेंट क्राइसिस। मेन बॉडी में मैंने एक पैराग्राफ किस पे लिखना है? मैनेजमेंट क्राइसिस पे। दैट विल बी माय वन पैराग्राफ। यहां पे मेरा इससे टेक्निकली मुकम्मल हो जाता है। मुकम्मल होने से मुराद ये है कि अब मेरे पास जो सवालात दिए गए थे वो मुकम्मल हो गए। इंट्रोडक्शन मैंने 200 वर्ड का लिखा, और अगर इस हर पैराग्राफ पे अगर मैं 200 वर्ड्स लिखूंगा तो मेरे पास कितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं? पहला पैराग्राफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, तीसरा एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, चौथा मैनेजमेंट क्राइसिस। अगर एक पैराग्राफ पे मैं 200 वर्ड्स भी लिखता हूं तो ये 800 वर्ड्स हुए हैं मेरे पास। अगर 250 वर्ड्स लिखता हूं तो मेरे पास ये 1000 वर्ड्स हुए हैं। इसका मतलब 1200 वर्ड्स का एस्से मेरा बन चुका है, और अब मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है। वर्ड लिमिट कितनी है? 2500 वर्ड। और कोशिश मेरी क्या है कि 2000 वर्ड तक मैंने पहुंचना है। तो अब मैं सवाल अपने आप को क्या दे रहा हूं? तो पहला सवाल तो था ये, व्हाई इज इट अ राइजिंग मॉन्स्टर। दूसरा सवाल, व्हाई इज इट द लीस्ट एड्रेस्ड इशू। एक पैराग्राफ 200 वर्ड का मुझे इस पे लिखना है कि सबसे कम तवज्जो क्यों इस पे दी जा रही है। जी हमजा, आप डिवाइड कर सकते हैं मैनेजमेंट क्राइसिस को 3 या 4 पैराग्राफ में, डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। जी सवेरा, बिल्कुल आपने सही है पेस्ट किया है इधर डिटेल्स, ये बिल्कुल ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई है। सो रीजंस क्या है, वजूहात क्या है? ये सबसे लीस्ट एड्रेस इश्यू है। नंबर वन, पॉवर्टी। देखे, वाई की तरफ मैं जा रहा हूं, कॉजेस, वाई की तरफ मैं जा रहा हूं। जी बेटा, पीएमएस के लिए तो उतना ही काफी है, ये ऊपर तक ये कहानी खत्म हो गई है। पीएमएस के लिए तो इतना ही काफी है, यहीं पे आपकी कहानी खत्म होगी, क्योंकि आपके वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। मगर सीएसएस पे डेफिनेटली मुझे इसे प्रॉपरली एड्रेस करना है। मोर हैंड्स, मोर इनकम, सिक्योरिटी एंड ओल्ड एज इंश्योरेंस। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, यह समझा जाता है कि जितनी औलाद होगी उतनी इनकम सोर्स होगी। और यहां पे क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, ओल्ड होम्स नहीं है, ओल्ड एज इंश्योरेंस भी आपकी औलाद ही होती है। ओल्ड एज इंश्योरेंस। द सेकेंड रीजन इज इलिटरेसी। क्यों बढ़ रही है? एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि इलिटरेसी है, हमारे पास एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हमारे यहां ये हक समझा जाता है, राइट ऑफ प्रोक्रिएशन, मिस इंटरप्रेट किया जाता है रिलीजन। नेशनल लेवल पे है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही? शेयर एपिथी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है। प्रायोरिटीज डिफरेंट है, प्रायोरिटीज डिफरेंट है। नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नॉन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फेवर करती हैं ज्यादा वोटर्स को, खासतौर पे जो इलिटरेट हो, ताकि स्टेटस को ये मेंटेन रख सके। ग्लोबल नीड क्या है? दुनिया भी इग्नोर कर रही है इस इशू को।
IMF पाबंदी लगा देना जी, अपनी आबादी कम करे वरना हम किस्त नहीं देंगे। वो इसको इग्नोर करते हैं। वाई? क्योंकि उन्हें सस्ती लेबर इन्हीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से मिलती है। प्रोफेशनल्स सारे के सारे यहीं से जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स। इसलिए दुनिया को भी इसकी परवाह नहीं है। डेस्टोरेंट इस ऐसे में उसने मुझसे हरगिज रिकमेंडेशंस या सॉल्यूशंस नहीं मांगे थे, मगर ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा पोर्शन, 5% एटलीस्ट या 10% ऑफ द एसे में रिकमेंडेशन या सोल्यूशन का जरूर रख। और ये एक ही पैराग्राफ काफी है, क्योंकि जो मेजर पोर्शन था वो क्या था कि राइजिंग, के इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग मॉन्स्टर क्यों है, दैट वाज द मेजर पोर्शन। व्हाई इज इट अ राइजिंग मॉन्स्टर, कि अगर राइजिंग मॉन्स्टर है तो क्यों है। मैंने वो सारी वजूहात बता दी जो कि मेरे थीसिस में ऑलरेडी मेंशन्ड हो चुकी थी। कंक्लूजन इज बेसिकली योर समरी। कंक्लूजन सारे ऐसे की ओवरऑल समरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेसियन कॉम्पोजिशन का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके अंदर प्रेसी राइटिंग का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन यहां कंक्लूजन के पैराग्राफ में आप फॉलो करेंगे। जी बेटा, रिलीजियस आर्गुमेंट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सैमसन, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे जी हमारा सारे का सारा ऐसे मुकम्मल होता है। अब आ जाए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ, जो पीएमएस से रेलेवेंट है। पीएमएस के ऐसे जाहिर है 1500 वर्ड उसने लिखने के लिए कहे हैं 1200 वर्ड या 1300 वर्ड के ऐसे बनेगा। 2 घंटे में आपने कितना लिखना है? 15 मिनट टॉपिक सिलेक्शन पे गुजार दिए, 15 मिनट आउटलाइंस पे, 1.5 घंटा आपके पास बच गया। तो 1200 वर्ड से ऊपर आप नहीं जा सकते। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जरा देखिए। पीएमएस के लिए सबसे पहले मैंने यूज किया अटेंशन ग्रैबर। Either we reduce the world's population voluntarily or nature will do for this but brutally। या तो हम खुद ही जो है दुनिया की पॉपुलेशन को वॉलंटरीली कम कर दे, वरना कुदरत हमसे बड़े इंतकामी तरीके से, बड़ी जालमाना तरीके से खुद ही कम कर देगी। डियर स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट यूज्ड फॉर अटेंशन ग्रैबर। अब आ रही हैं कुछ जर्नल स्टेटमेंट्स। जर्नल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यानी जो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर ये बैकग्राउंड या जर्नल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अब थोड़ी सी आम गुफ्तगू कर ले इस मौजू के बारे में। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज नाइदर अ न्यू इशू नॉर इज इट अ फुली सेटल्ड वन। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ये कोई नया मसला नहीं है, ना ये ऐसा मसला जो पूरी तरह हल हो चुका है। डेवलप्ड नेशंस आर डीलिंग विद इट सक्सेसफुली, whereas the developing nations are still struggling। तरक्की याफ्ता ममालिक तो इससे कामयाबी से नबरदाज में है, वो तो इससे डील कर रहे हैं, उनका मसला नहीं है। मगर जो तरक्की पजीर ममालिक है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कामयाब नहीं हुए, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक सेटल हो जाता है, अगर दूसरा सेटल नहीं होता तो बाप को भी दूसरे बेटे को ये नहीं कहता यू आर अ फेलियर। जब कोई पूछता है दूसरा बेटा क्या कह रहा है, तो वो कहता है ही स्ट्रगलिंग। हार नहीं मानी है, कामयाब भी नहीं हुआ है, मगर उसने कभी ये नहीं कहा ही इज अ फेलियर। वो कहता है स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हिम्मत कर रहा है। तो बाकी ममालिक वो हिम्मत ही कर रहे हैं, अभी तक स्ट्रगलिंग पोजीशन में ही है, यानी कामयाब नहीं हुए। अब इस जर्नल स्टेटमेंट से मैंने स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ लेके आना है, क्योंकि बात मैं पाकिस्तान की कर रहा हूं। गुफ्तगू का रुख पाकिस्तान की तरफ मैंने बड़ा क्लेवरली मोड़ना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इनमें से एक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। डियर स्टूडेंट, आपने हमेशा टॉपिक को नैरो डाउन करना है, जर्नल से स्पेसिफिक पे आना है। ये एक जुमला जितने भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन सब में ये काम आ सकता है। यानी अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आ गया है पॉवर्टी पे, तो आप लिख सकते हैं जी, पॉवर्टी इज नाइदर अ न्यू इशू नॉर इज इट अ फुली सेटल्ड वन। डेवलप्ड नेशंस आर डीलिंग विद इट सक्सेसफुली, वेयरएज द डेवलपिंग नेशंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। यही एक टोकन सेंटेंस अगर आपको इलिटरेसी पे आएगा तो आपने ग्रोइंग पॉपुलेशन की जगह सिर्फ इलिटरेसी लिखना है।
Illiteracy is neither a new issue nor is it a fully settled one. Developed nations are dealing with it successfully, whereas the developing nations are still struggling. Unfortunately, Pakistan is one of them. करप्शन पे लिखने के लिए आए, टेररिज्म पे लिखने के लिए आए, तो सिर्फ आपने ये ग्रोइंग पॉपुलेशन का वर्ड जो है रिप्लेस कर देना है. अगले 4 जर्नल सेंटेंसेस वही वैसी के वैसे. डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्लेवर टेक्निक्स. ऐसे लिखने के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरला होता है कलम उठाना. लिखना कहां से शुरू करें? अटेंशन ग्रैबर तो आपको मैं याद करा के भेज दूंगा हर मौजू पे, मगर उसके बाद आपने उसे लिंक कैसे करना है, ये वो जर्नल स्टेटमेंट्स हैं वन साइज फिट्स ऑल जो हर मौजू में फिट हो जाती है. नेम एन इशू. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Gender discrimination is neither a new issue nor is it a fully settled one. Developed nations are dealing with it successfully, whereas the developing nations are still struggling. Unfortunately, Pakistan is one of them. Thank you, Sohail. Ji, feminism, Binataya. Feminism is neither a new issue nor is it a fully settled one. Developed nations are dealing with it successfully, whereas the developing nations are still struggling. Unfortunately, Pakistan is one of them. ला महाला मोड़ के मैंने किस पे लाना है? पाकिस्तान की तरफ. यानी जर्नल से मैं स्पेसिफिक ही लेके आऊंगा. अब बेटा आएगा हमारा थीसिस स्टेटमेंट. नाउ कम्स आवर थीसिस स्टेटमेंट. अब यहां पे पैरामीटर मैंने क्या किया था? सबसे पहले आएगा अटेंशन ग्रैबर, ये ग्रीन से लिखा है. उसके बाद जर्नल स्टेटमेंट्स जो मैंने ब्लू से लिखी है, और अब आ गया थीसिस स्टेटमेंट. यानी इस एसे पे मैं किन थीम्स पे, किन एंगल्स पे डिस्कशन करूंगा, ये मैंने यहां पे लिखा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज indeed a rising monster in Pakistan, giving birth to scarcity of resources, socio-economic problems, environmental and serious management crisis. And serious management crisis. शफाकत, thank you very much बेटा. जी, अनफॉर्चुनेटली सारे मसाइल पाकिस्तान में ही. ये बेटा मेरा थीसिस है. एक कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने दे दिया कि दिस इशू कैन ओनली बी रिजॉल्व. अब जाहिर है जी इखलाकी जिम्मेदारी है, हालांकि उसने मुझसे पूछा नहीं है इसका सोल्यूशन बयान करे. उसने यही पूछा है राइजिंग मॉन्स्टर है तो बताओ भाई क्यों है और कैसे है. भाई इन वजूहात की वजह से कि इसकी वजह से रिसोर्सेज खत्म हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स आ रहे हैं, पोल्यूशन आ रहा है, सीरियस मैनेजमेंट क्राइसिस हो रहा है. इस वजह से ये एक राइजिंग मॉन्स्टर है. सोल्यूशन नहीं पूछा, मगर मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है 5% ऐसे में पोर्शन में सोल्यूशन को जरूर दूंगा. तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस आखिर में लिख दिया कि दिस इशू कैन ओनली बी रिजॉल्व्ड इफ सीरियस स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स एज वेल एज स्टेट्स. इंडिविजुअल्स मैंने खुद भी बेटा फैसला करना है. पॉवर्टी, इलिटरेसी, इस जाल से बाहर निकलना है इंडिविजुअल ने. स्टेट को भी कोई एहसास करना है. तरजीहात बदले. सिद्रा, थैंक यू वेरी मच. सो ये बेटा एक छोटा सा पैराग्राफ है जो पीएमएस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. 100 अल्फाजों का ये सीधा सीधा. अब जरा आ जाए सीएसएस की तरफ. सीएसएस में भी यही पैरामीटर है. यानी सबसे पहले अटेंशन ग्रैबर, फिर जर्नल स्टेटमेंट्स और फिर थीसिस स्टेटमेंट. एग्जैक्टली यही पैरामीटर है, मगर जाहिर है सीएसएस में ऐसे जो है वो जरा लेंथी है. तो थोड़ी सी मैं लेंथ डेलिबरेटली इंक्रीज कर रहा हूं. थोड़ी सी लेंथ में डेलिबरेटली इंक्रीज कर. अब यहां पे मैं जी क्या कर रहा हूं, अटेंशन ग्रैबर मैंने चेंज कर दिया. मुबीन बेटा, आपको जिस पैरामीटर पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसी से रेलेवेंट टॉपिक दूंगा. जब आप उस पर आउटलाइन लिखेंगे इजीली लिख लेंगे. ये सफर लंबा है, मगर सफर जो है थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहता है. नंबर ऑफ वर्ड्स, आयशा बेटा एग्जामिनर सफेद बाल कर चुका है, पढ़ के उसको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो रहे हैं, आर्गुमेंट पूरा हो रहा है, ये नहीं हो रहा. देखिए क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी पे जाए. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अटेंशन ग्रैबर चेंज कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि किस तरह ड्रैग करके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 200 वर्ड्स तक ले जाऊं. अब यहां पे मैंने एक कहानी का हवाला दिया. फिक्टिशियस स्टोरी है, मगर कहानी ये किताब में मौजूद है. इन बिलेनियम, अ शॉर्ट स्टोरी बाय J.G. Ballard,
ह्यूमन पॉपुलेशन रीचेस टू 20 बिलियन। आप में से जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 5 ईयर लॉ में ये बिलिनियम स्टोरी जरूर पढ़ी हो। मेदिशा, थैंक यू वेरी मच बेटा। मुर्तजा, आई एम ग्रेटफुल। बिलिनियम एक जो शॉर्ट स्टोरी लिखी है जेजी बिलर्ड ने, उसने जनाब नक्शा खींचा है, मेरा ख्याल है 2000 सन 3000 का नक्शा शायद खींचा है। उसने बताया कि दुनिया की आबादी 20 अरब हो गई है। देर इज फूड शॉर्टेज एंड हाउसिंग क्राइसिस। और जब 20 अरब हो गई है तो फिर फूड शॉर्टेज भी हो गई है और हाउसिंग क्राइसिस भी हो गया। People start living in cubicles and their survival is threatened because the population is growing rapidly. लोगों ने अब छोटे छोटे क्यूबिकल्स, क्यूब्स में रहना शुरू कर दिया और अब उनका सर्वाइवल जो है उससे खतरा हो गया है, क्योंकि इंसान की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या निकलता है? दे हैव बिकम मटीरियलिस्टिक, वो मादा परस्त हो जाते हैं। एंड देयर मॉरल्स हैव कोलैप्स्ड, और उनकी अखलाकियात का जनाजा निकल जाता है। क्योंकि जब इसी तरह ही होता है, इंसान जानवर बन जाता है। रिजल्टेंटली इट इज द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। और नतीजा क्या निकलता है कि इंसानियत तबाह बर्बाद हो जाती है। अटेंशन ग्रैबर लिखना ही सिर्फ काफी नहीं है, इसको मैंने अपने टॉपिक के साथ जोड़ना भी है। द शॉकिंग सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन वर्ल्ड सीम्स लाइक दैट ऑफ बिलिनियम। तो ये जो इंतहाई हैरान कुन सिचुएशन है आबादी के बढ़ने की, ये कोई बिलिनियम से मुख्तलिफ नहीं नजर आ रही। आगे बेटा वही टोकन सेंटेंसेस है, वो एक ही फॉर्मूला जो हमने एक बनाया कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज नाइदर अ न्यू इशू नॉर इज इट अ फुली सेटल्ड वन। Developed countries are dealing with it successfully, whereas the underdeveloped ones are still struggling. Unfortunately, Pakistan is one of them. Attention grabber के बाद ये जनरल स्टेटमेंट्स मैंने हू बहू ऐसी लिख दी है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। जी बेटा, अटेंशन ग्रैबर एक्सपोजिटरी आर्गुमेंटेटिव में दोनों में लिखा जा सकता है। कई बार नहीं होता है तो लोग फिर जनरल स्टेटमेंट से ही शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। मगर कोशिश करें, आपको तैयार करवा के भेजेंगे, सारे अटेंशन ग्रैबर हर टॉपिक पे दूंगा, एक नहीं दो दो दूंगा। अब आ गया जनाब सबसे पहले अटेंशन ग्रैबर, फिर उसके बाद ये जर्नल स्टेटमेंट्स जो ब्लू से लिखी है, रेड से मैंने ये थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, ये वही है। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ राइजिंग मॉन्स्टर ड्यू टू वेरियस रीजंस। इट लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, socio-economic problems, environmental hazards and serious management crisis। ये मेरे 4 मेजर पैराग्राफ हैं और इसके अंदर बेशुमार सब आइडियाज हैं। थोड़ा सा कंक्लूजन पे भी मैंने 2-4 जुमले ज्यादा लिख दिए हैं, क्योंकि सीएसएस का ऐसे है 200 वर्ड्स तक तो लेके जाना है। टेक्निकली थीसिस पे ये खत्म हो गया था जी। ऐसे में पॉइंट्स पे कुछ बिल्कुल लिख सकते हैं आयशा, मैं सैंपल आपको शो करूंगा। These factors collectively contribute to the perception of an increasing population as a rising monster if remained unaddressed। अगर इस मसले को हल नहीं किया गया, unaddressed, it is a ticking bomb। तो ये टाइम बॉम्ब की तरह that would explode the development of Pakistan। देखिए, लिख तो मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक रहा हूं ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। मोड़ के पाकिस्तान की तरफ ही आए। जी जी बेटा, बेनते है जनरल स्टेटमेंट को बिल्कुल एनहांस कर सकते हैं, 4 जुमले और लिख दे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है ना। तो अगर इस मसले हल किया गया तो ये पाकिस्तान की तरक्की को तबाह बर्बाद कर देगा। द रूल इज सिंपल, रूल सिंपल, इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज ऑलवेज द क्वालिटी। और यही रूल बेटा आपके एसए के लिए। अदील अकबर सेकंड पोजीशन 2017, एसए 67 मार्क्स, इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इंपीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। 1700 वर्ड लिखे थे उसने। द रूल इज सिंपल, इट इज द क्वांटिटी, ना इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स। पॉपुलेशन में भी यही रूल। डियर स्टूडेंट, दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और इसके बाद फिर आपने बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आना है। तो पहला मेरा जो आइडिया था वो डेफिनेटली रिसोर्सेज का था, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंदर वाटर, लैंड और फूड। इसी पे जो है सारे के सारा मैंने पैराग्राफ लिखना है, और ये पैराग्राफ राइटिंग हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो है हमारे प्रैक्टिस सेशन जारी रहेंगे। एंड में मैं आपको
स्टूडेंट्स के कुछ सैंपल्स दिखा देता हूं। ये सारे सैंपल्स गाहे बगाहे आपके साथ शेयर होते रहेंगे कि कौन सी गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है। यहाँ पे जो ऐसे आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक एक्टिविटी मैंने हमारे टॉपर्स के साथ की थी। मीडिया एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, कि मीडिया पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे है। इन्होंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बड़ा लेंथी लिखा है, मगर इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया है कि रोल बताया मीडिया का एज अ गेट कीपर क्या है, और इन्होंने मजीद इसके ऊपर जो दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस कर दिया है। और यहाँ पे आउटलाइंस देखें तो इन्होंने आउटलाइन में 4.1 एबीसी यूज नहीं किया, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ये यूज किया। दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे स्टूडेंट का आपको जो है ऐसे शो करूं, दैट इज जी फराह। फराह हैज ऑलवेज बीन आवर टॉपर, पीएमएस में 60 थे, सीएसएस में इनका स्कोर याद नहीं है। ये भी न्यूमेरिकल मेथड यूज करती हैं। अगेन द टॉपिक वाज मीडिया एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने 1 इंट्रोडक्शन लिखा है, 1.1 अटेंशन ग्रैबर इधर ही लिख दिया है, अच्छी बात है। मीडिया इज लाइक अ बेकरी, मीडिया एक बेकरी की तरह है। यू विल लूज गुडविल एंड क्रेडिबिलिटी इफ यू सेल स्टेल थिंग्स। एरन बरी कोटेशन इन्होंने लिखी है कि अगर आप गली सड़ी पुरानी बासी चीजें बेचेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ जनरल स्टेटमेंट्स लिखी हैं। जी बेटा, रोमन्स भी यूज कर सकते हैं आप, मैं रोमन भी आपको दिखाता हूं। और इसके बाद डायरेक्ट देखें, इन्होंने क्वेश्चन को एड्रेस किया, हाउ मीडिया शेप्स पॉलिटिक्स। ये स्टूडेंट हमारे वो ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कोर लिया है ऐसे राइटिंग में। भाई मीडिया पॉलिटिक्स को कैसे शेप करती है। पहला क्या लिखा है, मीडिया कैटलाइजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन को फास्ट करती है, कैटलाइज करती है। प्रोएक्टिव रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन रिगिंग एंड कैंपेन्स। केस इन पॉइंट भी लिखा है, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। एग्जाम्पल भी साथ लिखे है, मीडिया एज अ टूल टू हार्म पॉलिटिकल एडवर्सरीज। पॉलिटिशियंस को कैसे बदनाम किया जाता है, इन्होंने वो एक्सप्लेनेशन दी है। सोर्स ऑफ फ्यूलिंग इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट मीडिया कैसे उभारता है। एग्जाम्पल क्या दिया, रशिया यूक्रेन, पैलेस्टाइन इजराइल, कश्मीर इशू। रिजुविनेटिंग ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ के मुंसलिक कैसे ये इस्तेमाल होता है। मीडिया इकोनॉमिक इश्यूज में कैसे इस्तेमाल होता है। मिसालें देखें, रशिया यूक्रेन वॉर और यूएस की सैंक्शन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो नैरेटिव है वेस्ट का, वेस्ट क्या चीख रहा है मीडिया के जरिए पॉलिटिकली, हमारे सीपेक के खिलाफ क्या बोल रहा है, इट इज अ डेथ ट्रैप फॉर पाकिस्तान। मीडिया में वेस्टर्न मीडिया की यही रेटरिक चल रही है कि पॉलिटिकली इसे फ्लॉप किया जाए। मीडिया कैसे एजेंडा प्रोमोट करता है एक्सट्रीमिज्म का और टेररिज्म का, कैसे पॉलिटिकल एजेंडास प्रोमोट करता है। राइज एंड फॉल ऑफ तरीके तालिबान पाकिस्तान, किलिंग ऑफ उसामा बिन लादेन, लेबलिंग पाकिस्तान एज टेररिस्ट स्टेट। अब पॉलिटिकल एजेंडा इंडिया का तो यही है ना। श्रीलंका की टीम पे 2009 में अटैक हुआ तो वो यही पॉलिटिकली एजेंडा प्रमोट करता था कि जहां पे क्रिकेट टीम महफूज नहीं है वहां पे इन्वेस्टर कैसे आएगा, हमारी पॉलिटिक्स तो फ्लॉप होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन टेक्निक। सो वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स पढ़ा, और इनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सैंपल है वो मैंने हैंड में रिजर्व रखा है, अदनान का। मीडिया एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, इंट्रोडक्शन। इन्होंने कोई अटेंशन ग्रैबर नहीं दिया है, इन्होंने सीधा ही लिखा है कि इनकलकेशन ऑफ मीडिया सर्विसेज इनटू पॉलिटिकल स्फीयर, कि कैसे पॉलिटिक्स में यह दाखिल हुआ है। डोमिनेंस ऑफ मीडिया ओवर पॉलिटिकल टूल्स, कैसे पॉलिटिकली डोमिनेट कर गया, और फिर थीसिस स्टेटमेंट है। और आगे लिखा क्या है कि मीडिया और पॉलिटिक्स में ताल्लुक हुई है जो चिकन एग, जो मुर्गी और उसके अंडे में। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को करीब लाने में किरदार अदा करता है। मीडिया रोल एज एन आर्बिट्रेटर, मीटिंग ऑफ जो बाइडेन टू चाइनीज प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कैसे यूज होता है, टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी। आगे इन्होंने किताबों का हवाला भी दिया है, एलिस्टर लेम ऑन मीडिया, ये क्या कह रही है, मीडिया कैसे इस्तेमाल होता है कंप्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस में, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोमोटिंग टूरिज्म इनडायरेक्टली। मीडिया अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए कैसे क्रिएट करता है। देखिए, ऐसा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी के लिए। केस इन पॉइंट देखिए, फैक्ट से, एग्जांपल से, ये सैकिंग ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आइसलैंड,
ग्लोबल एग्जाम्पल भी दिए, ड्यू टू इंटेंस प्रेशर ऑफ मीडिया, क्रिएशन ऑफ सॉफ्ट इमेज ऑफ पॉलिटिकल जॉन्टा, ये जार्गन इन्होंने स्पेसिफिक यूज किया है। और रेफरेंस किस किताब का दिया है? बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलू गहलोत, कि सॉफ्ट इमेज पॉलिटिकल जनता का ये कैसे प्रेजेंट करता है। यहां तक इन्होंने सारी पॉजिटिव बात की थी। नंबर 3 में, हेडिंग नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं कि हाउ मीडिया इज अ पॉलिटिकल टूल ऑफ फर्दर इंटेंसिफाइंग द इंटेंसिंग द सिस्टम, सिस्टम को खराब करने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। ए, डेफेमेशन ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स थ्रू मीडिया, कि कैसे आप बदनाम करते हैं, डिफेम करते हैं। पब्लिसिटी ऑफ फेक फेसेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हसन निसार क्या कहता है कि मीडिया की ताकत मुझे दो, मीडिया की ताकत मुझे दो, मैं किसी हीरो को विलन बना दूंगा, मुझे 2 दिन मजीद दो, मैं मीडिया के जरिए उसी विलन को दोबारा से हीरो बना दूं। और मीडिया में जो प्रोपेगेंडा होता है, अब देखिए नेगेटिव यूज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिकल यूज, शेकिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया स्प्रेडिंग पोलराइज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल भी नेशनल भी। और बुक का हवाला दिया, रेफरेंस ऑफ बुक पाकिस्तान अंडर सीज, स्टूडेंट दिस डेमोन्स्ट्रेट्स के सादमी ने तैयारी कितनी की है। एंड में हालांकि इससे पूछा नहीं गया था सोल्यूशन, मगर इखलाकी जिम्मेदारी इन्होंने फील की है, एक पैराग्राफ छोटा सा लिख दिया है, रेसिपी टू टेम मीडिया फॉर पॉलिटिकल अपग्रेडेशन। टेम जानवरों के लिए यूज करते हैं, लफ्ज इन्होंने सही इस्तेमाल किया है कि इस मीडिया को सुधारना कैसे है, टेम कैसे करना है, ताकि पॉलिटिकल अपग्रेडेशन, पॉलिटिक्स के लिए बेहतर तरीके से काम करें। देन कम्स द कंक्लूजन। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the exact samples that I've been teaching for so many years, और जिस पे हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, स्कोर लेते हैं। सो आपके पास एक करेक्ट मेथड होना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए जिसे आपने विद ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करनी है। दैट वुड बी योर वे ऑफ राइटिंग एसेज। डियर स्टूडेंट्स, एट दिस नोट I finish my first demo of essay, in which I have discussed the introduction to essay paper, identifying the types of essays, एक ऐसे एक्सपोजिटरी ऐसे का हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक डिस्कस की है, आउटलाइंस कैसे बनाते हैं ये डिस्कस किया, और थीसिस स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड करना है हमने ये डिस्कस किया। एंड फाइनली वी हैव एक्सप्लोर्ड वन सेक्शन ऑफ ऐसे राइटिंग विच इज हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स। यहां पे मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैं ये लेक्चर तमाम करता हूं और अपनी होस्ट नसिया को ये फोरम हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। सर सी यू। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेटा, आ रही है। सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी। सर आप मेरे नेम के ऊपर राइट क्लिक करिएगा तो वहां पे मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा, आप मुझे होस्ट बना दें। वो होस्ट शिफ्ट होके आपके पास चला गया है। ओके फाइन। जी, आई बिलीव यू आर द होस्ट नाउ। थैंक यू सो मच सर, You're जज़ाकल्लाह। welcome. You're welcome.